नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार दरोगा की वैकेंसी आ गया है। बीपीएससी भी आने वाली है, 66वीं बीपीएससी और बिहार दरोगा बीपीएससी दोनों का बैच स्टार्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग लॉकडाउन की वजह से, परिवहन की सुविधा नहीं होने की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। तो उन लोग का बहुत डिमांड आ रहा था, सर हम लोग का पढ़ाई छूट रहा है, सर हम लोग क्या दरोगा नहीं बनेंगे। तो मैं उन लोग से वादा भी किया था कि मैं भरसक प्रयास करूंगा, जहां तक संभव होगा आप लोग के लिए जगह वीडियो बनाता रहूंगा, डालता रहूंगा। हालांकि आप लोग के लिए खुशखबरी है कि अब आज अपना सक्सेस क्लास का ऐप बन करके आ गया है, तो टेस्ट लगाने में भी दिक्कत नहीं होगा। अब एप्लीकेशन पे भी टेस्ट है, बिहार दरोगा बीपीएससी दोनों का अवेलेबल होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल होगा। जिन्हें एजे की आवश्यकता होगा ऑफलाइन आकर के लगा सकते हैं, और जिन्हें एजे की आवश्यकता होगा तो वो अपने घर पे मोबाइल से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आ गया है, अभी उसका ट्रेनिंग अभी हम लोग का चल रहा है। जैसे ही एजे की ट्रेनिंग फाइनल होता है तो आप लोग का एजे की अवेलेबल करा दिया जाएगा। लेकिन मंडे से आपका एजे की दरोगा का सेट शुरू हो रहा है 12 बजे से। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। वो टॉपिक है संवैधानिक विकास। ठीक है, संवैधानिक विकास से पॉलिटिक एक ऐसा टॉपिक है, या फिर पॉलिटिक ऐसा चैप्टर है ना, सब्जेक्ट है, जिसमें देखिए आपका फुल से फुल मार्क्स आ सकता है ना। जीएस का और भी पेपर है जिसमें से आप 100 का 100 कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये पॉलिटी एक ऐसा पेपर है जिसमें अगर 10 क्वेश्चन पूछता है तो 10 का 10 आप है कि एक्यूरेट सही कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा कॉन्शियस आपको रहना होगा। ठीक है, तो संवैधानिक विकास बताने से पहले आपको ये कि बताना होगा कि संविधान है क्या। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें नियमों कानूनों का संग्रह होता है, और ये नियम कानून सरकार और जनता दोनों को मानना होता है। ठीक है, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो नियमों कानूनों का संग्रह होता है, और ये नियम कानून सरकार के लिए अनिवार्य होते हैं मानना, और जनता के लिए भी अनिवार्य होते हैं मानना। ठीक है, विश्व का पहला लिखित संविधान बनाया अमेरिका 1789 ईस्वी में लागू किया, और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, इसका बड़ा ही होने का दो बड़ा रीजन है, क्योंकि केंद्र और राज्य का अधिकार, पावर, शक्तियां का सबका अलग अलग उल्लेख है। प्लस है कि भारत का संविधान दुनिया के सभी संविधानों को पढ़ करके, अध्ययन कर करके उसके अच्छी अच्छी बातों को लेकर के डाला गया है, इसीलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बन गया है। ठीक है, भारत का संविधान कोई एक दिन में नहीं बना, बल्कि लंबे अरसे से चले आ रहे विकास का परिणाम है। जैसा आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में व्यापार करने के लिए आई, है ना, व्यापार करने के लिए आए, और वो व्यापार करते करते आपने देखा प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। प्लासी के युद्ध में जब जीता रॉबर्ट क्लाइव, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, तो बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब शुजाउद्दौला, फिर आपका दिल्ली शाह आलम मुगल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय, वो भी हार गया, और बंगाल के नवाब मीर कासिम भी हार गए। तीनों की ज्वाइंट सेना को रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया, तो वो पूरे भारत का शासक बन गया, अंग्रेज यानी रॉबर्ट क्लाइव, है ना। तो बक्सर के युद्ध के बाद वो भारत का शासक बन गया। ठीक है, अब ये 1764 हुआ। 1764 से जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन करती आ रही है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी शासन को चलाने में बीच बीच में बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, और उन दिक्कतों को दूर करने के लिए उसने बहुत सारे नियम कानून बनाए जो भारतीय संविधान का आधार बना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई राजा अकबर के काल में, और उस समय से लेकर के यानी 1600 लेकर के 1770 यानी 170 वर्षों तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चल गई। कंपनी घाटे में चल गई, लेकिन कर्मचारी काफी अमीर हो गए थे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब घाटे में गई तो वो इंग्लैंड सरकार या बैंक ऑफ लंदन से लोन मांगी, कर्जे मांगी, है ना, जिससे देखिए इंग्लैंड सरकार में काफी हड़कंप मच गया, और इंग्लैंड सरकार ने एक वर्काइन कमेटी का गठन किया, और वर्काइन कमेटी ने सुझाव दिया इंग्लैंड सरकार को कि इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 लाख रुपया मांगा था, 10 लाख पाउंड मांगा था, लेकिन वर्काइन कमेटी ने जांच करके बोला कि इसे 14 लाख दीजिए और 4% के ब्याज पे दीजिए। ठीक है, तो जब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कर्जा लेकर के अपनी कंपनी को फिर से जगह खड़ा की, तो अब वो एक कानून बनाई, है ना। अब वो कानून बनाई, वो कानून कहलाई रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब देखिएगा संवैधानिक विकास दो चरणों में होगा, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में और दूसरा होगा ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में। दूसरा ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में, और देखिए पहला होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में। ठीक है, अब देखिएगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब इस एक्ट में
क्या क्या प्रावधान लाया गया तो पहला प्रावधान ये लाया गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी अब घूस नहीं लेगा, उपहार नहीं लेगा। ठीक है। दूसरा, अब है कि कंपनी के 3 जगह ब्रांच थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई, है ना, बंगाल, मद्रास और बम्बई, और तीनों जगह का कार्यभार देख रेख करने के लिए एक अधिकारी होता था जिसे गवर्नर कहते थे। ठीक है। लेकिन अब मद्रास और बम्बई को बंगाल के अधीन कर दिया गया, मद्रास और बम्बई को बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो बंगाल के जो गवर्नर होते थे उन्हें गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है। तो गवर्नर जनरल पद पे बैठने वाला पहला व्यक्ति है वो वारेन हेस्टिंग। ठीक है, पहला व्यक्ति है वारेन हेस्टिंग। फिर इसी में ये हुआ कि आपका कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया 1774 में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया 1774 में। फिर कंपनी के गतिविधियों को देख रेख करने के, सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में स्थापना किया गया उसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। और एलिजा इम्पे और वारेन हेस्टिंग मिल करके, है ना, वो नंद कुमार को झूठा आरोप लगा के फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन बाद में ये मामला उजागर हो जाता है, जिसके कारण वारेन हेस्टिंग को महाभियोग लगा करके हटाया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटने वाला एकमात्र गवर्नर जनरल है वो है वारेन हेस्टिंग। ठीक है। अब देखिए, दूसरा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में ये जो 1784 में आया था, और इसमें हुआ कि द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित था, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। ठीक है। तो कंपनी के मामला के देखरेख करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और कंपनी के राजनीतिक मामला को देखरेख करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर लिया गया। यानी कंपनी किस राजवाड़ा के साथ, देशी रियासत के साथ दोस्ती करेगा, ये युद्ध करेगा, संधि करेगा, समझौता करेगा, क्या रिलेशन रखेगा, वो आपका पिट्स इंडिया एक्ट के यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले डिसाइड करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि पिट्स इंडिया एक्ट एकमात्र और आखिरी एक्ट है जिस एक्ट को पारित करने के लिए इंग्लैंड सरकार गिर गई हो। इसके पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, और ये जब गिर गए तो इनके जगह पे आए लॉर्ड पिट्स, है ना, इस एक्ट को पारित कराने के लिए। ठीक है। तो इसमें ये बातें रही। फिर आता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट में बस सिर्फ एक बात ही होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल किया गया, है ना। चूंकि कंपनी इंग्लैंड की महारानी से परमिशन लेकर के आई थी कि मैं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए जा रहा हूं, है ना, और वो परमिशन जैसे जैसे इसका खत्म होगा वो अपनी वैलिडिटी को बढ़ाता जाएगा। तो इसमें है कि 20 साल के लिए 1793 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया गया। फिर देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट में 2-3 बातें होगा। पहली बातें आपका जो होगा कि भारतीयों को शिक्षित करने के लिए भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया बजट में सालाना खर्च करने की बात कहा गया, यानी 1 लाख रुपया भारतीयों को शिक्षित करने के लिए खर्च किया जाएगा। दूसरी बात हुआ कि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति भारत में दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। चौथी बात यह हुआ कि आपका है कि ये बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर ये आपका जो कि शिक्षा पर खर्चा किया जाएगा। और फिर 20 साल हो जाता है तो यहाँ पे आपका जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को और 20 साल बढ़ाया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को और 20 साल बढ़ाया जाएगा। ठीक है। और आपका जो कि देखेंगे कि ये 20 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा, और प्लस कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ये कह करके आई थी कि भारत यानी पूर्वी देशों के साथ सिर्फ और सिर्फ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा इंग्लैंड में बहुत सारी कंपनियां होगी, लेकिन ये लिखवा के आई थी कि हम ही व्यापार करेंगे। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इंग्लैंड में और सारी कंपनियां इंग्लैंड सरकार पर दबाव बनाना शुरू की कि हम लोग क्या इंग्लैंड की कंपनी नहीं है, क्या हम लोग इंग्लैंड के नागरिक नहीं हैं, हम लोग व्यापार नहीं कर सकते हैं, हम लोग ऐसे कि धनी नहीं हो सकते हैं, हम लोग पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो जब ये दबाव बनाना शुरू की तो इंग्लैंड सरकार ने और सभी कंपनियों को लिए दरवाजा खोल दी कि आप लोग भी जा करके पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो जब आप सभी कंपनी आ जाएगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का है कि जो आपका मलाई काट रही थी अब उसमें कमी आएगी। तो यहाँ पे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी विक्टोरिया से फिर रिक्वेस्ट की कि मैडम आपने और लोगों को तो अनुमति दे दिया, मुझे कोई
एतराज नहीं है, लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार सिर्फ हम करेंगे, चीन के साथ चाय का व्यापार सिर्फ हम करेंगे, है ना। तो इसके रिक्वेस्ट को देखते हुए महारानी विक्टोरिया ने इसकी सहमति दे दी। यानी ये देखिए यहाँ पे 1813 के चार्टर एक्ट में व्यापारिक एकाधिकार हो गया समाप्त, लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को रहने दिया गया। अब आते हैं 1833, है ना, 1833, 20 साल फिर हो गया, यानी पहला 20 साल फिर हो गया। तो जो रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया था 20 साल के बाद, रजिस्ट्रेशन को फिर 20 वर्षों के लिए रिन्यूअल किया गया। तो अब है कि ये बात हुआ। दूसरी बात है, अगला होगा कि कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी अब इंग्लैंड का कोई भी कंपनी भारत के साथ, चीन के साथ चाय का या कुछ चीज का भी व्यापार कर सकती है अपनी आवश्यकता अनुसार, ठीक है। फिर यहाँ पर 1833 में ये होगा कि आपका देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि इस समय आते आते आपका देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य काफी विस्तार हो चुका था, भारत में फैल चुका था, तो अब बंगाल तक ही सीमित नहीं रह गया था। इसलिए देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस पद पे बैठने वाला पहला व्यक्ति है वो है आपका देखिए विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पे 1813 में देखा था कि देखिए भारतीयों को शिक्षित करने के लिए क्या किया जाएगा, 1 लाख रुपया खर्चा किया जाएगा। लेकिन अब 1833 में क्या हुआ कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। यानी शिक्षित किस माध्यम किया जाएगा, अंग्रेजी माध्यम किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है, ठीक है। ये 1833 का हो गया। 1833 के बाद आता है 1853। 1853 में ये हुआ कि आपका देखिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी तो वो देखिए गोरे लोगों को लिया जाता था, यानी अंग्रेज लोगों को लिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, कंपनी में चयन का आधार योग्यता कर दिया गया। यानी आप जो भी योग्य होगा, चाहे गोरे हो या काले हो, यानी अंग्रेज हो या फिर भारतीय हो, कोई भी जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए बड़े बड़े पदों के लिए एक परीक्षा होता था जिसे कहते थे ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसकी भी परीक्षा की जाने लगी और भारतीय लोगों को बैठने की अनुमति दी गई, ठीक है। और पहले भारतीय हैं जो ICS बने वो है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यानी इतना जो कानून बना वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, है ना। अब यहाँ इस साइड में जो कानून बनेगा वो इंग्लैंड सरकार के द्वारा, इंग्लैंड गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे ये देख लेना है कि इंग्लैंड गवर्नमेंट के पास कैसे चला गया। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था और तुरंत इंग्लैंड गवर्नमेंट के पास कैसे चला गया। तो आप सुने होंगे 1857 का विद्रोह, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। तो इतना भयानक विद्रोह हुआ था कि इंग्लैंड सरकार हिल गई थी, है ना, काफी डर गई थी, काफी भयभीत हो गई थी, ठीक है। तो किसी प्रकार से बड़ा मुश्किल से विद्रोह को दबाया गया और जब विद्रोह दबा तो ईस्ट इंडिया कंपनी से साम्राज्य ब्रिटेन की सरकार ने छीन लिया और वो अपने शासन में ले लिया, ठीक है। तो अभी तक के देखिए कंपनी जो अपने कर्मचारी को भेजता था वो गवर्नर जनरल कहलाता था। अब इंग्लैंड सरकार भेजेगा वो वायसराय कहलाएगा। व्यक्ति वही रहेगा, नाम बदल जाएगा, पद वही रहेगा, नाम बदल जाएगा। यानी अब है देखिए सरकार के द्वारा आएगा, इंग्लैंड सरकार के द्वारा, इंग्लैंड मंत्रिमंडल के द्वारा आएगा, ठीक है। यहाँ 2 पद बनाया गया, एक पद वायसराय जो भारत में रहता था, ठीक है, और एक पद है सचिव जो इंग्लैंड में रहता था और इंग्लैंड के मंत्रिमंडल का वो मेंबर होता था और इंग्लैंड के मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होता था, ठीक है। किसी प्रकार का वो डिसीजन है तो वो भारत संबंधित वो लेता था, ठीक है। तो ये आपका है देखिए वायसराय बनाया गया और ये वायसराय बनने वाले पहले व्यक्ति हैं लॉर्ड कैनिंग। भारत की जनता को इंग्लैंड की जनता घोषित किया गया, है ना, यानी महारानी की जनता घोषिट किया गया और इंग्लैंड की महारानी को भारत की महारानी घोषित किया गया। इंग्लैंड की महारानी ने भारतीय जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी 1 नवंबर 1858 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पढ़ने का काम किया, ठीक है, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पढ़ने का काम किया। तो ये हो गया 1858 का अधिनियम। मुख्य रूप से 2 बातें, है ना, यानी कंपनी से छिना करके साम्राज्य चला गया महारानी विक्टोरिया के पास। महारानी विक्टोरिया का जो अधिकारी आता था वो वायसराय कहलाता था, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और जो कि महारानी की चिट्ठी को 1 नवंबर, है ना, 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पढ़ने का काम किया लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अगला ये 1861 का अधिनियम।
1861 के अधिनियम में दो बातें हुआ। बात नंबर एक कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। यानी अब जैसे कोई भी कानून या काम करना होता था, वायसराय को देखिए लंदन से फोन करके पूछना होता था, यानी मैसेज भेज करके पूछना होता था कि मैं ये काम कर रहा हूं या करूं या ना करूं। ठीक है, तो ऐसे काफी दिक्कत होता था, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन के इतने सरल माध्यम नहीं थे, है ना, लैंडलाइन या मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे कि वहां मैसेज भेज दे, यहाँ आ जाए कि तुरंत आ जाए। ठीक है, तो ये काफी दिक्कत होता था। तो यहाँ पे कहा गया कि आपको अगर ऐसा कोई आवश्यकता पड़े कानून बनाने का या कोई आदेश जारी करने का, तो आप जारी कर सकते हैं। ये पावर मिला वायसराय को। दूसरी बात ये होता है कि बंगाल, मद्रास और बंबई, बंगाल, मद्रास, बंबई में 1862 ईस्वी में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई। 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, ये 1861 रहा। अब 1892 में बस एक बात मुख्य रूप से एग्जाम के लिए उपयोगी है कि यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, फिर आइए 1909 में है कि मार्ले मिंटो सुधार आया, है ना, मार्ले मिंटो सुधार आया। यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक है मार्ले और दूसरा है मिंटो। एक है मार्ले, दूसरा है मिंटो। तो मार्ले उस समय भारत का सचिव था और मिंटो जो था देखिए वायसराय था, है ना। मिंटो भारत का वायसराय और देखिए मार्ले जो था सचिव, ये दोनों मिल करके लाया था, इसलिए देखिए मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ठीक है, और इसमें यह हुआ कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया गया, यानी अलग निर्वाचन का व्यवस्था किया गया। ठीक है, इसलिए देखिए मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिकता के जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, और इसी अधिनियम में, है ना, पाकिस्तान के निर्माण के बीज बो दिया गया था। अब आते हैं 1919 का चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, 1919 का चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें दो बातें हुआ। प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत किया गया, प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत किया गया, और महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अब आते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम में जो बातें थे, बात नंबर एक है कि आपका देखिए एक आपका वो आरबीआई के गठन किया जाएगा, केंद्रीय बैंक का गठन किया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए केंद्र में द्वैत शासन का व्यवस्था किया जाएगा, प्रांत सरकार को और विस्तार किया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए केंद्रीय मुद्रा प्रणाली का विकास किया गया। तो ऐसे ऐसे डिसीजन लिया गया, प्लस एक डिसीजन और लिया गया कि प्रांतीय चुनाव कराया जाएगा 1937 में। फिर इसी के अधिनियम के तहत उड़ीसा है कि बंगाल से अलग हो जाएगा, मतलब बिहार से अलग हो जाएगा उड़ीसा। फिर देखिए भारत से अलग हो जाएगा म्यांमार, ये इसी के अधिनियम के तहत, यानी भारत शासन 1935। ठीक है, फिर अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। अब ये 1940 में क्या हुआ कि प्रांतीय चुनाव 1937 में हुआ था, जिसमें 11 प्रांत थे, 11 प्रांत में से 8 प्रांत में कांग्रेस ने सरकार बनाई और कांग्रेस के लोग थे। ठीक है, और बाकी जगह मुस्लिम लीग का सरकार बना। अब 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ, तो उसमें अंग्रेज ने भारतीयों से पूछे बिना भारत को शामिल कर दिया। अब इस बात से भारतीय नेताओं को नाराजगी हो गई, कांग्रेस के नेताओं को नाराजगी हुई और ये लोग इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब इन लोगों को मनाने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो आता है ना, मनाने के लिए। और ये प्रस्ताव कहलाता अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को पेश करता है, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के बाद फिर देखिए आ जाते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत को आजाद कराने के लिए, है ना, क्रिप्स मिशन को भेजा गया, जिसमें 3 मेंबर थे। ठीक है, अब क्रिप्स मिशन भारत आया तो भारत ने कहा भारत को कि एक औपनिवेशिक साम्राज्य बना करके आपको आजाद कर दिया जाएगा। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड है, जापान काफी आक्रामक हो चुका है। जापान है जो कि आपका जो कि बहुत सारे देशों पे कब्जा कर लिया है, भारत के कुछ हिस्सा पे उसने कब्जा भी कर लिया था, म्यांमार हो गया, मणिपुर, मिजोरम, आपका अंडमान निकोबार, इन सभी क्षेत्रों पे कब्जा इसका बढ़ रहा था, भारत की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा था। और इसने कहा कि भाई आपके ये सारी चीजें दिया जाएगा, लेकिन रक्षा का मामला हमारे पास रहेगा। तो भारत ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, क्योंकि भाई सब चीज आपके मतलब हमारे पास आ जाएगा, लेकिन रक्षा वाला मामला आपके पास रहेगा, तो मैं देखिए ऐसी आजादी लेके क्या करूंगा। ठीक है, तो रक्षा के मामले को लेकर के ये असफल हो गया क्रिप्स मिशन। ठीक है, फिर उसके बाद है देखिए लॉर्ड बैबल है देखिए 1945 में आया। भारत में जो गतिरोध उत्पन्न हो रहे थे, उन गतिरोधों को दूर करने के लिए लॉर्ड बैबल ने आपका देखिए सर्वदलीय बैठक बुलाया, सम्मेलन, हाँ, सर्वदलीय सम्मेलन है देखिए बुलाया शिमला में।
ठीक है। सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया शिमला में, लेकिन है कि सभी दलों के द्वारा है कि बात न बनने के कारण ये भी शिमला सम्मेलन 1945 वाला असफल हो गया। ठीक है, शिमला सम्मेलन अलग है, शिमला समझौता अलग है। शिमला समझौता 1972 में हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बाद। ठीक है, और है कि शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ है, ठीक है, लॉर्ड बैबल के द्वारा। ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 जब आई तो आने के बाद है कि इसने नेहरू जी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, तो नेहरू जी अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किए 1946 में। ठीक है, अब नेहरू जी मंत्रिमंडल का गठन किए तो उधर मोहम्मद अली जिन्ना यानी देश एक दो राष्ट्राध्यक्ष बनना चाह रहे थे, यानी एक देश के दो प्रधानमंत्री, जो संभव नहीं था। तो जब नेहरू प्रधानमंत्री बन गए तो जिन्ना उधर है कि भड़काऊ भाषण दे करके देश में दंगे फैलाए, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित पश्चिम बंगाल का नोआखली। ठीक है, अब है कि नोआखली हुआ तो इसके बाद है कि काफी देश से पूरा देश लहक रहा था, है ना। तो ऐसी स्थिति में फिर शांत कराने के लिए देखिए आपका है कि आएगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना से कैबिनेट मिशन का एक और चीज है, देखिए कैबिनेट मिशन के सुझाव पर ही संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान बनाने के लिए एक टीम का गठन किया जाएगा, ये डिसाइड किया कैबिनेट मिशन। अब ये टीम कैसे होगा तो लोगों के द्वारा चुना जाएगा, है ना। टीम में वही लोग शामिल होंगे जिसे जनता भेजेगी, है ना। इसलिए भारतीय संविधान का स्रोत कहा जाता है भारतीय जनता को। अब आता है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 1947 में आया, और 1947 में आया और इसके तहत भारत को दो भागों में आजाद कर दिया गया, है ना। यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान और हिंदू बहुल क्षेत्र को हिंदुस्तान, है ना। मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान और हिंदू बहुल क्षेत्र को, है ना, आपका हिंदुस्तान कहा गया। ठीक है, तो ये चीजें आपका भारत का संवैधानिक विकास रहा ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार में। ठीक है, तो इन्हीं सब विकासों के आधार पर भारत का संविधान का निर्माण होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।